तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक गांव की है। नंदनी नाम की एक 26 साल की लड़की जो बहुत पढ़ाई करती थी, दिन रात मेहनत करती थी, बड़ा सपना लेकर सो रही थी। सपने बहुत बड़े बड़े थे। माता पिता की इकलौती संतान थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत बुरी भी नहीं थी। इसलिए नंदिनी के माता पिता ने ठाना था कि नंदिनी को गांव से बाहर किसी शहर में अच्छे से इसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा देंगे। नंदिनी से रात में एक दिन उसके माता पिता कहते हैं, बेटा तुम पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी हो, ग्रेजुएशन तुम्हारा फाइनल भी हो चुका है, अब तुमको कोई अच्छी तैयारी करनी चाहिए, किसी अधिकारी पोस्ट की तुम तैयारी करो, जहां तुम्हारा दिल करे वहां पढ़ने जाओ और आराम से रहो। जो भी कुछ खर्चा आएगा वो सारे खर्चा हम लोग तुमको देंगे, बस तुम परेशान मत हो, तुम पढ़ो बेटा, क्योंकि हम लोग तुम्हें एक बेटे की तरह पाल रहे हैं। नंदिनी जब अपने माँ बाप की जुबान से ऐसे शब्दों को सुनती है तो उसके अंदर एक उत्साह जागृत हो जाता है और वो सपने और बड़े कर लेती है। अब उसका सपना बन चुका था कि सच में वो अपने पिता के सर पे ताज सजाकर ही दम लेगी। उसके बाद उसने अपने कुछ सहेलियों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद वो हमीरपुर जिले में मेन सिटी में आती है और वहां पे वो रहकर कुछ कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है और भी कुछ क्लासेस ज्वाइन करती है, वहां पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके अब उसको हमीरपुर में 2-3 महीने हो गए। अब उसको ये लगने लगा कि बीच में जो 3-4 घंटे दिन में उसको टाइम मिलते हैं, क्यों ना वो किसी स्कूल को ज्वाइन कर ले, इंग्लिश मीडियम वगैरह में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए महीने का 10,000 15,000 आराम से निकल जाएगा और उन्हीं पैसों से वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर लेगी और जो फ्लैट रेंट पे ली है जिसका भाड़ा 6,000 रुपये था उसका भाड़ा भी ये दे देगी। अब ये बात नंदिनी अपने पिता से शाम को फोन पे बात करती है कि पिताजी अब आपको खर्चा देने की जरूरत नहीं है, मेरी नौकरी लग चुकी है। पिताजी ने जब ये शब्द सुना तो वो कहे, बेटा आखिर ये कैसे, कोई वैकेंसी भी इधर नहीं आई, कैसे तुम्हारी नौकरी कहाँ लग गई है? नंदी कहती है, पिताजी बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश मीडियम, जिसमें मुझे सैलरी 15,000 रुपये देने के लिए कह रहे हैं। मात्र मुझे 4 से 5 घंटे ही पढ़ाई करवाना है, बाकी मैं 10-12 घंटे अपने पढ़ लूंगी, 5-6 घंटे सो लूंगी, 24 घंटे फाइनल हो गए। पिताजी ने कहा, देखो बेटा नंदिनी, तुम तैयारी कर रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है अभी इसी समय से स्कूल ज्वाइन करना, लड़कों को जाके पढ़ाना? तुम चुपचाप सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। नंदिनी कहती है, नहीं पिताजी, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप इत्मीनान से अपना सब कुछ देखें, खाइए पीजिए सोइए, जो आपको बनाना है जमीन जागीर उससे आप बनाइए, मेरी चिंता आप छोड़ दीजिए। नंदिनी के मुंह से जब नंदिनी के पिताजी ये शब्द सुनते हैं तो उनके अंदर सच में एक बच्चे से ज्यादा प्रेम जग जाता है कि आज एक लड़का होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता। नंदिनी जाती है, दूसरे दिन अपने बायोडाटा वगैरह बना करके स्कूल में सबमिट कर देती है। स्कूल वाले देखते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है, 2-3 दिन में आपके पास कॉल जाएगा, आप आके फिर फला तारीख से यहाँ ज्वाइन कर लेना पढ़ाना। नंदिनी स्कूल में जाने लगती है, 2-3 दिन के बाद पढ़ाई कराना शुरू कर देती है। सुबह में ये 8 बजे स्कूल पे पहुंचती थी और दोपहर में 1 से 1:30 बजे ये आ जाती थी। फिर आती थी अपने फ्लैट पे, खाना पीना खाती थी, खाना पीना खाने के बाद फिर ये निकल जाती थी अपने कोचिंग क्लासेस के लिए 3 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे तक वहां रहती थी। 6 बजे फिर से ये चली जाती थी अपने रूम पर और रात में तकरीबन 9-10 बजे तक ये पढ़ाई करती थी। मेस से कभी कभी ऑर्डर कर देती थी खाना, कभी कभी खुद बना लेती थी और फ्लैट में ये अकेले रहती थी। क्योंकि नंदिनी का जो मानना था कि अगर 3-4 सहेलियों के साथ एक कमरे में रहेगी तो शायद बातचीत में ही वक्त गुजर जाएगा, ये अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगी। धीरे धीरे करके हमीरपुर में अब नंदिनी को टोटल 5 से 6 महीने बीत गए। हंसी खुशी से नंदिनी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे करके नंदिनी के ही पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 32 साल थी, शादी उसकी भी नहीं हुई थी, बहुत ही घिनौना व्यक्ति था, पढ़ाई वो भी करने आया था कुछ तैयारियों के मकसद से, लेकिन नंदिनी को देखने के बाद वो अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका, पागल बन चुका था। धीरे धीरे करके वो नंदिनी को प्रपोज भी करने की कोशिश करता है, नंदिनी उसको इनकार कर देती है। नंदिनी का पीछा करता है, बहुत दिनों से नंदिनी को लाइन मार रहा था, बहुत दिनों तक वो नंदिनी के पीछे पीछे घूम रहा था। अंततः एक दिन नंदिनी ने उसको कहा कि अगर आइंदा से दोबारा मेरे पीछे तुम दिखे तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तुम्हारे खिलाफ, तुमको जेल भिजवा दूंगी और अगर पुलिस नहीं कुछ करती तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी कर दूंगी, 376 में फंसा दूंगी, ऐसे में फंसा दूंगी, ऐसा कर दो।
लड़का कहता है माफ करना, मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपको बहुत ज्यादा चाहता हूं, बस इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें की, बाकी और कोई मकसद तुमको परेशान करना नहीं था मेरा। तुम्हारी मर्जी नहीं है मुझसे दोस्ती करना, मत करो। नंदिनी कहती है तो फिर ठीक है, आप अपने रास्ते रहो, मुझे अपने रास्ते रहने दो, क्यों इतने दिनों से मुझे परेशान, मुझे टॉर्चर कर रहे हो। लड़का भी अपने रास्ते हो गया। अब लड़का सोचने लगा कि अब उसको कोई नया प्लान करना चाहिए, क्योंकि वो नंदिनी को हासिल करना चाहता था। उसके दिमाग में था कि इस लड़की को उसे चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे जोर जबरदस्ती करके, चाहे प्यार मोहब्बत के झांसे में ला करके, किसी भी तरीके से। अब उसने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के मुताबिक तकरीबन जिस दिन लड़के और नंदिनी की बहस हुई थी, उस दिन से ठीक 20 दिन के बाद वो नंदिनी के फ्लैट पे शाम को 4 बजे पहुंचता। उस दिन संडे का दिन था। नंदिनी उस दिन ना तो स्कूल गई थी, ना तो अपने कोचिंग क्लासेस पे गई थी। उस दिन पढ़ाई कर रही थी अपने फ्लैट। जाता है, दरवाजा खटखटाता है, नंदिनी दरवाजा खोलती है। खोलने के बाद जब उस लड़के को देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है फिर तुम चले आए मेरे घर आज, पुलिस को मैं फोन करती हूँ। तरह तरह की बातें करता। लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है नंदिनी जी मेरी बात आप सुनिए, आप मुझसे बेमतलब नाराज हो, मैं भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए ही आया हूँ, मैं तुम्हारा पीछा करने नहीं आया हूँ, बस तुम मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा आपसे दोस्ती हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। आप नहीं दोस्ती करना चाहती तो कम से कम आप पढ़ने में अच्छी हो तो आप कुछ हेल्प मेरी कर दो, जो तुम्हें नहीं आएगा कुछ हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। ये सारी बातें करते करते नंदिनी के हॉल में जाता है, नंदिनी के पास बैठता है। बैठते बैठते अचानक एक इंजेक्शन से नंदिनी के गर्दन पे वार करके इंजेक्शन पुश कर देता है और धीरे धीरे करके नंदिनी को बेहोशी होने लगती है। नंदिनी के मुंह पे कपड़ा बांध करके, उसका हाथ बांध करके एक साइको किलर की तरह उसको नंदिनी को नंदिनी के कमरे में घसीटता हुआ लेके जाता है और नंदिनी के साथ गलत काम कर देता है। अब गलत काम करने के बाद उसके दिमाग में ये आने लगा कि नंदिनी को मार देना चाहिए। फिर वो सोच रहा था कि अगर वो मार देगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी, जेल होगा, तरह तरह की बातें वो सोचने लगा। फिर उसने सोचा नहीं, इस लड़की को अकड़ अगर इतना है तो इसके अकड़ को मुझे तोड़ना होगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अब वो लड़का एक स्टूडेंट नहीं रहा, अब वो एक साइको किलर बन चुका था। वो नंदिनी को उसके ही फ्लैट में एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में ले जाता है और वहां नशे का इंजेक्शन हाई डोज का दे देता है ताकि नंदिनी को 12 घंटे तक होश ही ना रहे। और 12 घंटे के बाद जब नंदिनी को होश आए तो वो वक्त रात का हो और रात में वो लड़का फिर आए और नंदिनी के साथ गलत काम करे। इसी तरीके से धीरे धीरे करके 4 दिन गुजर गए। अब नंदिनी के भी स्कूल पे लोगों ने नंदिनी का फोन ट्राई करने की कोशिश की, फोन भी नहीं लग रहा था। नंदिनी के परिवार वाले भी परेशान हो गए, नंदिनी का फोन नहीं लग रहा था। वहां से नंदिनी के माता पिताजी आते हैं यहाँ नजदीकी थाने हमीरपुर में, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसी घटना है, ऐसे ऐसे मामला है साहब, इस मामले की छानबीन आप तुरंत कीजिए, मेरी बेटी लापता हो चुकी है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसका। पुलिस तुरंत इस मामले को एक्शन में लेती है। पहले तो नंदिनी जिस कोचिंग में पढ़ती थी वहां पे जाते हैं, फिर जिस स्कूल में नंदिनी पढ़ाती थी वहां पे जाते हैं। नंदिनी का कुछ भी खबर या सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस उस फ्लैट पे जाती है, फ्लैट पे भी देखती है, ना तो हॉल में, ना तो किचन में, ना तो बाथरूम में, ना तो बेडरूम में, और स्टोर रूम में भी इधर उधर देख लेती है पुलिस। लेकिन पुलिस ये नहीं सोच पाती कि एक बार स्टोर रूम को अच्छे से खंगालना चाहिए एक एक चीज करके, क्योंकि वो लड़का इतना शातिर था कि नंदिनी को एक बोरे में भर करके रखता था और सिर्फ थोड़ी सी ऑक्सीजन लेने के लिए बोरे को जगह खाली रखता था ताकि नंदिनी मरने ना पाए, उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। और पुलिस ये बात को समझ नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे करके इसी तरीके से लड़के को अब हो गए 20 दिन से ज्यादा और वो यही तरीके से नंदिनी के साथ हर दिन रात में गलत काम करता था। एक दिन हद तो ये हो गया कि वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर के आता है और बाहर से बुलाता है, उनको नशे में खूब धुत करता है। नंदिनी की फ्लैट में वो लोग खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद उसके साथ गलत काम करके चले जाते हैं। नंदिनी का फ्लैट जिस जगह पे था उस मकान मालिक का वहां कोई रहता ही नहीं था। इतनी हाथ की सफाई से वो लड़का नंदिनी के फ्लैट में घुसता था कि अगल बगल के लोगों को भी नहीं पता चल पाता था कि इस घर में कोई आ या जा रहा है। धीरे धीरे करके अब वक्त हो गया था 26 दिन। 26 दिन के बाद सब कुछ उसी तरीके से चल रहा था जिस तरीके से वो लड़का कर रहा था। अब उस लड़के के अंदर एक राक्षस जाग चुका था।
वो नंदिनी को इसी तरीके से तड़पा रहा था, उसके साथ हर दिन गलत काम कर रहा था। धीरे धीरे करके नंदिनी इतनी टॉर्चर हुई कि उसने अपना दम तोड़ दिया। जब नंदिनी दम तोड़ देती है तब इस बात का खबर लड़के को जब लग जाता है कि नंदिनी तो मर चुकी है, अब उसको लाश को ठिकाने लगाना है। अब वो लड़का मारे डर के कुछ नहीं करता, नंदिनी को बोरी में से निकालता है और उसके ही बेडरूम में नंदिनी को लिटा देता है। लिटाने के बाद कमरे को लॉक करके वहां से निकल जाता है और थोड़ी ही दूर पर फिर एक दूसरा नया कमरा ले लेता है, वहां पे रहता है। धीरे धीरे करके 2-3 दिन गुजर गए, कमरे से अजीब तरह की स्मेल आने लगी। अगल बगल के लोगों को ये लगने लगा इस कमरे में कुछ ना कुछ तो है। पुलिस फिर जांच करने आई तब देखती है कि बेड पे ही नंदिनी की लाश पड़ी हुई है। तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता है कि इस लड़की के साथ बहुत तरह तरह की हैवानियत हुई है। अब इस मामले को सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए, नंदिनी के भी माता पिता के हाथ और पैर फूलने लगे, उनके पास शब्द नहीं थे रोने के अलावा। अब पुलिस इस चीज को जांच करने में जुट गई कि आखिर सच में इस हत्या के पीछे, इस कांड के पीछे आखिर हाथ किसका है। धीरे धीरे करके पुलिस रात दिन मेहनत करती रही, रात दिन मेहनत करती गई। पूरे टोटल 7 साल गुजर गए लेकिन अभी तक कातिल का कोई पता नहीं था। और वो लड़का उसी जगह पे तैयारियां कर रहा था, तैयारियां करते करते साल गुजर गए। वहीं पर ही एक बेहतरीन बिजनेस वो कर लेता है। बिजनेस करने के बाद उसी जगह पर वो एक मकान खरीदता है और मकान खरीदने के बाद उसी जगह पर शादी करके अपने परिवार के साथ रहता है। इन 7 सालों के बीच में धीरे धीरे करके पुलिस नहीं समझ पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। हर दिन केस पुराना होता गया, पुराना इतना हो गया कि अब वो मामला बंद बक्से में चला गया था। इधर नंदिनी की माता पिता भी नंदिनी के मरने का गम अब भूलने लगे थे, क्योंकि दिन 7 साल का गुजर चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं नंदिनी के माता और पिता पुलिस से हमेशा संपर्क साधते थे कि साहब कुछ पता चला कातिल का या नहीं चला। धीरे धीरे करके मामला तब खुलता है जब नंदिनी का 20वां दिन हुआ था कांड का। 3 लड़कों को, जिस लड़कों को बुलाया था वो लड़का, उन्हीं लड़कों के माध्यम से जब इस पोल का खुलासा होता है वो लोग जाते हैं और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताते हैं कि साहब वो इसी तरीके से कांड किया था, इसी तरीके से लड़की के साथ उसने हैवानियत की थी। पुलिस इस कहानी को सुनने के बाद जब उस लड़के को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद जो सच उस लड़के ने बताया सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। तब जाकर यह पता चला कि मेन कातिल तो घर के बगल में ही था और आज 7 साल गुजर गए, पुलिस उस कातिल को पकड़ने में नाकामयाब रही। और शायद अगर वो 3 लड़के जुबान ना खोलते तो शायद पुलिस कभी इस लड़के को यानी कि मुख्य आरोपी को पकड़ ही नहीं पाती। दोस्तों, ऐसे ऐसे कहानियां, ऐसे ऐसे कांड बहुत होते हैं दुनिया और संसार में। कुछ कहानियां हमको सुनने को मिल जाती हैं, कुछ कहानियां हमको जानने को मिल जाती हैं, कुछ कहानियां हमको पढ़ने को मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। ये कहानी सन 2007 की बताई जा रही है किसी व्यक्ति के माध्यम से। जब ये कहानी मैंने सुनी, अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना झूठा है, कितना सही है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जब मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से इस कहानी को सुना, मुझे लगा कि जागरूकता के माध्यम से, अवेयरनेस की दृष्टि से मुझे इस कहानी को हर लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग सीखें कि सच में दुनिया कैसी है। तो वीडियो पसंद आई है मेरे दोस्त तो वीडियो पे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।